आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। रोजगार के मोर्चे पर लगातार आलोचना का शिकार हो रही मोदी सरकार ने बड़ा दावा किया है। श्रम मंत्रालय के तहत काम करने वाले लेबर ब्यूरो ने वित्तीय वर्ष 2021 से 22 की पहली तिमाही के लिए रोजगार के आंकड़े की सर्वे रिपोर्ट जारी की है। आंकड़ों के मुताबिक इस तिमाही में अर्थव्यवस्था के चुनिंदा 9 सेक्टर्स में कुल 3.08 करोड़ लोग कार्यरत थे। मंत्रालय के मुताबिक 2013 से 14 की आर्थिक जनगणना के आंकड़ों में 2.37 करोड़ लोग ही नौकरी कर रहे थे। इस लिहाज से रोजगार में 29% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इन आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा 41% विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत थे। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोग यानी कि 22% शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत थे। स्वास्थ्य सेक्टर में 8%, व्यापार में 7% और आईटी बीपीओ क्षेत्र में 7% लोग कार्यरत थे। रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी आईटी बीपीओ क्षेत्र में हुई है। इस क्षेत्र में 152% वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट में पिछले साल लॉकडाउन के दौरान रोजगार की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान यानी 25 मार्च 2020 से 30 जून 2020 के बीच करीब 23 लाख लोगों को अस्थायी तौर पर बेरोजगार होना पड़ा। 27% प्रतिष्ठानों में रोजगार पाए गए लोगों की संख्या में कमी दर्ज की गई, जबकि करीब 70% प्रतिष्ठानों में कोई बदलाव रिकॉर्ड नहीं किया गया। सबसे कम प्रभाव स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों पर पड़ा। संगठित क्षेत्र के लिए इस तरह का त्रैमासिक आंकड़ा पहली बार जारी किया गया। वहीं एक निजी शोध एजेंसी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार देश के तत्कालीन कुल 181 लाख नौकरियों में से लगभग 59 लाख मई और अगस्त 2020 के बीच 4 महीनों के लॉकडाउन में खत्म हो गई थी। CMIE के मुताबिक आपको बता दें कि मासिक डेटा के मुताबिक कहा जा रहा है कि देश में अगस्त महीने में बेरोजगारी दर 8.32% रही। जुलाई में जॉब मार्केट में थोड़ा सा सुधार देखा गया था, जो कि अगस्त में एक बार फिर से मुश्किल में दिखाई दिया। CMIE के अनुसार कार्यरत लोगों की संख्या जुलाई में 39.93 करोड़ से गिरकर अगस्त में 39.77 करोड़ हो गई। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 13 लाख नौकरियों का नुकसान हुआ। कोरोना महामारी के बाद देश भर में लगे लॉकडाउन के बाद से भारत में जॉब मार्केट पर संकट बरकरार है। हालांकि मार्च 2021 तक स्थिति में सुधार देखा गया था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद भी एक बार फिर से जॉब मार्केट पर स्ट्रेस दिख रहा है। राज्यों की बात करें तो हरियाणा बेरोजगारी में देश में शीर्ष पर रहा है। इसके बाद राजस्थान और झारखंड में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो पक्ष विपक्ष में आज दरअसल बात होगी रोजगार की। रोजगार के मोर्चे पर लगातार आलोचना का शिकार हो रही मोदी सरकार का बड़ा दावा, उन्होंने ये बड़ा दावा किया है। और श्रम मंत्रालय के तहत काम करने वाले लेबर ब्यूरो ने वित्तीय वर्ष 2021 से 22 की पहली तिमाही के लिए रोजगार के आंकड़े की सर्वे रिपोर्ट जारी की है। आंकड़ों के मुताबिक इस तिमाही में अर्थव्यवस्था के चुनिंदा 9 सेक्टर्स में कुल 3.08 करोड़ लोग कार्यरत थे और बताया जा रहा है कि इसमें सुधार हुआ है। आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रमन मलिक जी हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। बहुत स्वागत है सर आपका। महिमा सिंह जो हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस की। आपका भी बहुत स्वागत है महिमा जी। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर रमन जी आपसे है। अगर ये दावा किया जा रहा है कि इस तिमाही में रोजगार में बेहतरी हुई है, तो सर इसका क्या आधार है? देखिए, बहुत सारे आधार हैं। विस्तार से विषयों को आप अगर ग्रहण चिंतन करें, चाहे वो एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें, चाहे वो फूड इंडस्ट्री की बात करें, चाहे आप आईटी इंडस्ट्री की बात करें, चाहे आप इस समय कंस्ट्रक्शन की बात करें, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां ये ना हो कि काम ज्यादा है, लोग कम है।
ये सब उन स्थितियों में आ रहे हैं जितने सेंटर्स थे। अब आप अगर आप ये बोलें कि जी दिल्ली, गुड़गांव और उन जगहों को या शहरों को छोड़ के आप ये बोलें कि गांव का फलानी जगह का ढाबा नहीं चल रहा, आपका खाने का जो आप बोले थे फूड इंडस्ट्री, वो आपका क्लेम गलत है, तो मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि वो आपकी मानसिक दशा बताएगा। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि जी ऐसा शहर जो स्थापित शहर है उसमें फूड इंडस्ट्री में कमी हो रही है कि जी वहां काम नहीं चल रहा, तो फिर उसमें देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है। वही हालत कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का है। और जब जो लोग, आपको याद होगा, सेंट्रल विस्टा या दूसरे प्रोजेक्ट के लिए अपना असहमति दिखा रहे थे, उस समय भी मैंने आपके डिबेट में बोला था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ये वो इंडस्ट्री है जिसको इंडस्ट्री का स्टेटस नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा क्षेत्र है जो क्षेत्र कम से कम 250 और ट्रेड को अपने साथ बढ़ाता है। तो जितना आप कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करेंगे उतना आप अपलिफ्टमेंट करेंगे। तो जिस प्रकार के रोड के प्रोजेक्ट, जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट, जिस प्रकार के बाकी प्रोजेक्ट आ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, उतना इन्वेस्टमेंट जो है वो चीजों को ग्रो करवा रहा है, ये एक फैक्ट है। तो बात यह है कि जब एक बड़ा इंजन चल रहा था जिसे आप भारत कहते हैं, आप उसके अंदर जब काम कर रहे थे तो एकदम जब हॉल्ट करा गया, उसे लॉकडाउन करा गया, तो उतने बड़े इंजन को दोबारा स्टार्ट होते हुए टाइम लगता है, वो एक स्वाभाविक सी बात। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और भी जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, क्या नौकरियां सिर्फ सरकारी नौकरियों को माना जाएगा? क्या दूसरे जो आय के स्रोत है या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है उसको नहीं माना जाएगा? ये बड़ा सवाल। चलिए, इस पे भी हम आएंगे रमन जी, लेकिन अभी फिलहाल महिमा जी सवाल इस बात को लेकर है कि सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि 2013 से 14 में, जबकि 14 में मोदी सरकार आई थी सत्ता में, 13 से 14 की आर्थिक जनगणना के आंकड़े के अनुसार 2.37 करोड़ लोग ही नौकरी कर रहे थे। लेकिन इस लिहाज से रोजगार में 29% की बढ़ोतरी अभी दर्ज की गई है इस तिमाही में। क्या वाकई आपको लगता है कि रोजगार बड़ा है? क्योंकि जीडीपी की अगर हम बात करें, अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, तो कुछ खास बेहतरी देखी नहीं जा रही है। लेकिन रोजगार के अवसर की अगर हम बात करें, नौकरी की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि नौकरी में बढ़ोतरी हुई है? मुझसे पूछने का सवाल यही है कि तो जब जाहिर बात है ये जो आंकड़े बाहर है, ये भाजपा की व्यवस्था से आप पूछ रहे कि क्या वो उन आंकड़ों को झुठला सकते हैं, क्या वो ये कह सकते हैं कि आज तक का जो सबसे ज्यादा रोजगार दर है, जो गिरावट आई है, क्या वो झूठ है? क्या जो ग्राफ है, जो आंकड़े बाहर आए हैं, जो कमीशन की रिपोर्ट आती है, क्या वो रिपोर्ट झूठी है? और अगर झूठी है तो फिर सरकार उनको लेकर क्यों नहीं रही है? ये सवाल तो सरकार से पूछने का ही है। और अगर वो सच्ची है तो फिर सरकार ये रोजगार को बढ़ाने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रही है? सरकार ने जब माइग्रेंट लेबरर्स कोविड की परिस्थिति में बाहर जिस तरह से फंस गए थे, उनके लिए उस समय तक किस तरह का उनका रवैया सरकार का रहा था, वो भी बिल्कुल प्रत्यक्ष था। तो इससे ये तो सारी परिस्थिति प्रत्यक्ष है लिहाज, और मुझे लगता है इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है, कोई चर्चा की बात भी नहीं है। यदि बात है तो सरकार से सवाल उठाने की और उनसे जवाब मांगने की बात। बिल्कुल, तो ये जवाब जाहिर तौर पे देना चाहिए। लेकिन सर एक ये भी चीजें निकल के सामने आई है, ये कहा गया है कि अभी तक जो किसान है वो कर्ज की वजह से आत्महत्या करते थे, लेकिन अब बेरोजगार नौकरी ना मिलने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, जो कि वाकई दुखद है। इस पे क्या कहेंगे सर आप? देखिए, किसी का भी आत्महत्या करना दो चीजों को दर्शाता है। एक तो उस व्यक्ति की मानसिक बेचारगी जो हो जाती है परिस्थितियों से, और दूसरा जो उसके ऊपर समाज से प्रेशर आता है। लेकिन जो चीज मैं आपके सामने रखूंगा और वो आंकड़ों के हिसाब से रखूंगा, कोई इधर उधर की बात इनकी तरह नहीं करूंगा, जवाब जरूर दूंगा, राजनीतिक जवाब भी दूंगा। 2017 से 2021 के कालखंड के अंदर लगभग 5 करोड़ 42 लाख
5,42,00,000 EPF अकाउंट खुले। ये EPF अकाउंट क्या होते हैं साहब? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ये किनका खुलता है? उनका खुलता है जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर अपनी नौकरियां जिनकी लगती हैं। तो अगर 5,42,00,000 EPF अकाउंट खुले तो वो कोई हवा में तो खुल नहीं गए। क्या आधार भी होंगे, वो नंबर भी हैं, वो लोग भी हैं। अब एक चीज और मैं आपके सामने रखता हूँ कि आज के दिन में जितने स्टार्टअप खुल रहे हैं और जिस प्रकार से उनके अंदर जॉब क्रिएशन हो रही है, वो भी एक फैक्ट है। अब राजनीतिक जवाब, जिन लोगों का दिवालियापन इस प्रकार का हो कि जो व्यक्ति अपनी सीट को मुश्किल से बचा पाया हो, ये इन प्रकार हैं, और जो ये बोलता हो कि इस गुलिस्तान को बर्बाद करने के लिए एक ही कांग्रेस काफी है, उसको बुला के ये बयान दिलवा रहे हैं कि वो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कांग्रेस बचाने CPI से यहाँ आ गया, और उस फेलियर के कारण आप अपनी कांग्रेस को बचाने का दावा ठोकते हैं, तो शायद इससे बड़ा दिवालियापन नहीं हो सकता। और ऐसे लोगों का कहीं भी किसी भी तरीके का उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता साहब। तो ये सोचते हैं कि एक्सपोज या जो कहना चाहिए ना एग्जॉस्टेड कमोडिटी है, उससे वो अपने आप को बचाएंगे। नहीं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है सर कि जो हालात है और जो स्थितियां हैं, इसके अंदर अगर ये दावा किया जा रहा है कि जी हम तो रोजगार दे रहे हैं, तो रोजगार का सर क्या लगता है कि कोरोना काल के बाद हम उस रिकवरी पर पहुंचे हैं जिस पर पहुंचना चाहिए था? क्या हम उतना डेवलप कर पाएंगे इस क्षेत्र में? जी जी, इस चीज ध्यान से देखने का कि जब द्वितीय वेव आई तो पहले एक शेप रिकवरी दिखाई। उस वी शेप रिकवरी को खंडन करने के लिए कांग्रेस और तथाकथित बुद्धिजीवी जो इनके हैं और कुछ पत्रकारों ने बोला ये वी शेप रिकवरी जो है ये नहीं है। कुछ ने बोला ये डेंजरस है, तो आपस में ही इनका समन्वय नहीं था। लेकिन उस वी शेप रिकवरी को कहा गया कि सेकेंड वेव के दौरान फिर लॉकडाउन जो लगा उससे उसको हार्म हुआ, एक्सेप्टेड। लेकिन आज फिर रोबस्ट स्टेज से वापस ऊपर चढ़ रही है। इसकी वजह ये है क्योंकि जो सप्लाई चेन, इंटरनेशनल सप्लाई चेन चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थी, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत लगातार आ रहा है। अभी भी जब प्रधानमंत्री गए हुए थे तो मैं किसी एक बड़ी कंपनी के CEO का बयान सुन रहा था। उन्होंने ये बोला कि 4 या 5 साल के अंदर हम $40 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे को ये पता है कि वो मार्केट सर लेकिन सर ये तो मैं कोरोना काल के बाद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अब कोरोना काल से पहले की भी अगर मैं बात करूं तो क्या उस हिसाब से रोजगार में बढ़ोतरी हुई थी? क्योंकि NCRB के आंकड़े कहते हैं कि हर 2 से 3 घंटे में बेरोजगार खुदकुशी कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। अब ऐसे हालात हो जाए कि पहले किसान आत्महत्या किया करते थे कर्ज की वजह से, अब बेरोजगार अगर आत्महत्या करने पर उतारू हो जाए तो ये किस स्थिति में और किस दिशा की तरफ हम जा रहे हैं सर? मैं तो 2017 और 2018 के आंकड़े की बात भी करूं तब भी आप देखिए कि किस तरह के हालात थे। देखिए, जिस प्रकार की बात आप कर रही हैं तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि जो ये आंकड़े आते थे यूपीए के राज में 22,000-25,000 किसान हर साल के आत्महत्या कर रहे होते थे, तो वो क्यों कर रहे होते थे? वो डेथ ट्रैप में कैसे फंसे? ये आपको समझना चाहिए। ये डेथ ट्रैप के क्रिएटर कौन थे? डेथ ट्रैप के क्रिएटर वो लोग थे जिन्होंने किसानों को थोड़ा थोड़ा पैसा बेरोजगारी पे आई 2 रुपए सैकड़ा पे महीने का दिया हुआ था, और उनको बचाने वाले कौन? जो आज उनकी हिमायत में बेरोजगारी पे आई है सर। तो बेरोजगारी पे भी आ रहा हूँ, यही हाल बेरोजगारी का भी था। लेकिन इस सरकार ने बार बार अलग अलग तरीकों से हर बेरोजगार को आत्मनिर्भर होने के भरपूर मौके दिए, चाहे वो स्टार्टअप हो, स्टैंड अप हो, या उसके अलावा मुद्रा लोन भी हो। और ये एक फैक्ट है कि आज जो आदमी 15-20 हजार
25,000 रुपया लेके मुद्रा लोन से चला रहा था, आज वो 3-4 लोगों को नौकरी दिए हुए। तो जो सबसे लोएस्ट आता था, जिसको नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आप लोएस्ट आता को कंफर्म एक सॉलिडिफाइड कर देते हो कि जी वो अपनी रोटी के लिए चिंता नहीं कर रहा हो, तो आप समाज को अच्छी तरीके से ऊपर बढ़ा सकते हो। तो वो तो हो रहा है। ठीक है महिमा जी, बेरोजगारी में राजस्थान शीर्ष पर है, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वहां पर भी बीजेपी की सरकार है और न सिर्फ एक बार बल्कि दूसरी बार अब बनी है खट्टर सरकार, और उसके बाद भी अगर इस तरह के हालात है तो इसे कैसे देखा जाए? केंद्र में तो लोग परेशान ही है, हरियाणा में भी अगर इस तरह के हालात है, राज्य सरकार भी उसमें नाकाम है, किस तरह से इसे देखा जाए? मेघा जी, मैं अभी बात से सुन रही थी भाजपा चुनाव की, तो मैं तो ये देख करके हैरान थी कि किस तरह से लीपापोती की जाती है यथार्थ की, सत्यों की, सच्चाई की। किस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से पीटीएफ अकाउंट का हवाला देते हुए या ये बोल के कि बाहर से कंपनियां आ रही हैं, लेकिन सीधे सीधे ये नहीं बताया। बिल्कुल जैसे पेगासस के इशू पे उन्होंने कहा ना कि और सारी बातों की जवाब देंगे, पर इस पर चर्चा नहीं होने देंगे। जब कृषि मुद्दे से तक कृषि पर चर्चा नहीं होने देंगे, उसी तरह से आज बेरोजगारी की बात हो रही है, तो वो ये बता रहे हैं कि इसमें पीटीएफ अकाउंट खुल रहे हैं, इतना ये खुल रहा है। जनता को सीधे सीधे 2 शब्दों में ये क्यों नहीं बताते? अभी राजस्थान की या हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा में कितना स्तर गिरा है रोजगार का। अभी पिछले क्वार्टर की रिपोर्ट आई थी पिछले दिनों, तो वो सब कुछ छपा हुआ है, लेकिन राजस्थान भी पीछे नहीं है महिमा जी। और उससे भी ज्यादा राजस्थान और हरियाणा और बाकी, देखिए राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति वैसे भी है, राजस्थान के वैसे भी जो हर राज्य का अपना अपना जो है वो एक आंकड़ा होता है, एक उसकी अपनी दायरा होता है, एक उसका मुझे लगता है कि हर राज्य के अपने अपने चैलेंजेस हैं, अपनी चुनौतियां हैं। राजस्थान की अपनी चुनौतियां होंगी, पंजाब की अपनी होंगी, लेकिन पूरे केंद्र की ऐसा क्यों होता है नेहा जी कि जब भी टैक्सेस की बात आती है या जब भी फ्यूल प्राइसेस की बात आती है तो ये जाकर के राज्य सरकारों के पीछे छुपना शुरू कर देते हैं। वैसे तो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, लेकिन पूरे देश पर कब्जा किए बैठे होने के बावजूद, पूरे देश के ऊपर पिछले 60 साल से राज करने के बावजूद ये राजस्थान पर ही हवाला क्यों देते रहते हैं? जब बात कोरोना की मौतों की, ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की या बेरोजगारी की आती है, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान के पीछे जाकर छुपने क्यों लग जाए? जोधा रमन जी, इस पे रिएक्शन दे दीजिए कि क्या कुछ आपका कहना है, क्योंकि महिमा जी लगातार आप लोगों पर सवाल खड़े कर रही हैं। देखिए, महिमा जी का सवाल खड़ा करना लाजमी है, क्योंकि आज जैसे बोला था ना कि हम G23 हो या ना हो, हम G23 ना हो, लोग G23 से ग्रसित होते हैं, लेकिन फिर भी मैं जवाब ये दे देता हूँ, और जो फैक्ट देखना चाहिए कि आप राजस्थान की बार बार बात कर रहे हैं, तो राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान के अंदर 10,000 करोड़ किसानों का बकाया होना चाहिए, जो बाजरे का फर्क है हरियाणा से। हम एक बारी को उस विषय को भी छोड़ देते हैं, लेकिन राजस्थान में वो कह रहा है, कानून व्यवस्था देखें, महिलाओं के साथ देखें, कि राजस्थान के फैक्टों बात करना चाहे महिला भी कर सकती हैं और मैं जवाब उनको दे दूँ। लेकिन हरियाणा के अंदर की जब आप बात करते हैं, हरियाणा के अंदर हर प्रकार का संभव प्रयास करा जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम इंडस्ट्रीज को भी ले आ रहे हैं। 1500-1600 करोड़ की अभी एक इन्वेस्टमेंट पहला रूप से आई है। तो लगातार हम लोग सुन रहे हैं ना कि कब आएगी इंडस्ट्री, कब लोगों को रोजगार मिलेगा। ये भी कहा जा रहा था, कहने को तो सर ये भी कहा जा रहा था कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा। कहा ये भी जा रहा था कि एक बार मोदी सरकार बनेगी तो चमत्कार हो जाएगा। सर ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया, बता दीजिए ना, ऐसा कौन सा काम हो गया जिसको जनता बहुत अच्छे से सराहे? 800, 850, 900 रुपए का भाव था जिस टाइम हम सरकार में आए थे हरियाणा में बाजरे का। आज बाजरे का भाव, सरकारी भाव जो है वो है 2250। सर जब आप सत्ता में आए थे पेट्रोल का क्या भाव था? मैडम, जब हम सत्ता में आए थे तो पेट्रोल का भाव उस समय एक बारी को 83 रुपए रिटेल। आज क्या भाव है सर? आज क्या भाव है? एक मिनट नेहा जी,
थोड़ा सब्र करके सुनिए। जी सुन रहे हैं सर। 83 रुपए रिटेल प्लस सब्सिडी ऑयल फुल डेफिसिट, आज भी 1.25 लाख करोड़ से ऊपर का ऑयल फुल डेफिसिट बाकी है, वो यूपीए सरकार देकर गई हुई है। तो आप तो बोले तो मतलब आपको सत्ता में लाने का कोई फायदा जनता को नहीं मिला, ये मैं मानूं? क्यों नहीं हुआ? कैसे हुआ सर? नहीं कैसे हुआ? रोजगार लोगों को मिल नहीं पा रहा सर, महंगाई से मुक्ति मिली नहीं सर, कैसे क्या फायदा हुआ बताइए ना? किसानों की आय दोगुनी हुई नहीं। आप मेरे को ये बताइए कि जो सिलेंडर आपको कथित तौर पे सस्ता दिया जाता था, जो नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर था उस समय वो 1200 रुपए का था, आज नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर कितने का ये देखिए। ये फैक्ट आपके सामने इसलिए नहीं आप लोग बात करते या कुछ लोग रखते कि आप सब्सिडी के नाम पे आपने प्राइस कम कर दिया, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट क्या है? ठीक है महिमा जी जवाब दे दीजिए इसका। महिमा जी। नेहा जी ये बात कर रहे हैं पेट्रोल के दामों की, और इन्होंने आपको बता दिया भाजपा के प्रवक्ता ने कि कल कितना था और अब कितना है। तो जरा ये भी पूछ लीजिए कि विश्व स्तर पे क्रूड ऑयल का जो रेट था वो डॉलर्स में तब कितना था और अब कितना है। तब के मुकाबले आज में क्रूड ऑयल के रेट में गिरावट आई है, जबकि भारत के अंदर 700 गुना का उछाल है पेट्रोल प्राइसेस में। पिछले 7 साल के अंदर टैक्सेस में उछाल है। जिस तरह का माहौल ये लोग डिबेट कर आके बनाते हैं, आपके एक सीधे से छोटे से सवाल का जवाब, जिस सवाल पर चर्चा हो रही है उस सवाल का जवाब नहीं है। उस सवाल का जवाब यदि होता तो किसानों के समर्थन में 100 से ज्यादा यूनियंस न आ गई होती नेहा जी। बैंक ऑफिसर यूनियन से लेके, शिक्षकों के यूनियन से लेके, मजदूरों के यूनियन से लेके, ट्रांसपोर्ट यूनियन से लेके सभी यूनियन जो समर्थन में आ रही हैं, धीरे धीरे करके जो पूरी जनता जो सड़कों पर उतर के आ रही है, वो इसी बात का नतीजा है कि काम करने को है नहीं, रोजगार है नहीं, घर में रोटी खाने को है नहीं। इन्होंने आपने बड़े सटीक तरीके से पूछा जब इन्होंने कहा कि हमने इतना रेट बढ़ा दिया है फसलों का, क्योंकि जब फसलों का रेट बढ़ा दिया तो किसान की खेती को कितना महंगा कर दिया है। उसका जवाब भी तो सत्ता में बैठ करके इनको ही देना होगा, जो हमेशा कभी राज्यों के लिए सुनते रहते हैं। ठीक है क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में एक छोटा सा सवाल रमन जी आपसे है सर। सवाल इस बात को लेकर है, अब सरकार के पास क्या खाका है? कैसे युवा ये समझे कि हाँ आने वाले कुछ सालों में रोजगार मिलेगा? कैसे अपने आप को संतुष्ट करे सर? और क्या आपके पास इस एक पैमाना है, एक खाका है जिसके जरिए आप रोजगार को पैदा करेंगे? देखिए 2-3 चीजें आपके सामने हैं। जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा यूएस विजिट के अंदर बार बार जो वहाँ के बड़े बड़े उद्योग हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी दिखाई है, बोला भी है और चीजें भी है। एक चीज। दूसरी चीज जो सर्विस ट्रेड बढ़ रहा है वो। तीसरी चीज जो लोकल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट इंक्रीज हो रही है वो। चौथी चीज जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में। पांचवी चीज जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग है, उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है वो सारी चीजें हैं। लेकिन नया भी एक छोटी सी बात मैं आपको भी बोल दूं, आप आंकड़े उठा के देखिएगा कि 2012 में डॉलर की क्या कीमत थी, 2014 तक उसकी क्या कीमत हुई, कितने प्रतिशत का जंप आया, और 2014 के उपरांत आज कितने प्रतिशत का जंप आया। सर हम तो वो देखेंगे कि 2014 से पहले क्या हालात थे और 2014 के बाद किस तरह के हालात है, क्या उसमें सुधार हुआ? जनता तो सर वो पूछती है ना कि सुधार कितना हुआ। मोदी सरकार को सत्ता सौंपी थी तो कुछ उम्मीदों के साथ सौंपी थी ना, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी तो सर उम्मीदों के साथ बनाई थी, लेकिन कहाँ सुधार हुआ है वही जनता पूछती है सर। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।